जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रजापति। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए हैं आपको मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट का लास्ट जो ईयरों में जो क्वेश्चन पेपर हुए हम उनका सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइनमैन के क्वेश्चन पेपर। ये हमारा लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर है। ये MP KVCL लाइन अटेंडेंट का पेपर है। तो अब हम देखते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। उसमें से 75 टेक्निकल होंगे और 25 नॉन टेक्निकल होंगे। तो हम टेक्निकल को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका टेक्निकल क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकेत में से किस प्रकार का चेतावनी दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि चेतावनी चिन्ह होते क्या है। ऐसे चिन्ह जो हमको खतरे के बारे में दर्शाते हैं, ऐसे निशान को हम चेतावनी। हमेशा चेतावनी चिन्ह एक त्रिभुज ट्रायंगल में आता है। अब ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है कार्फ लिफ्ट ट्रैक। कार्फ लिफ्ट ट्रैक कि इस लिफ्ट ट्रैक के आपको आसपास नहीं आना है। ऐसा कोई सिंबल बना है कि यहाँ पर ये चीज़ चलती है, आपके इसके आसपास नहीं आना है। हमने हमारे जो लास्ट वीडियो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, हमने पूरा सुरक्षा और संस्था में ये पढ़ा है। सेफ्टी और हेल्थ में भी हमने पूरा चेतावनी चिन्ह इसको पढ़ा चुके हैं, जो निःशुल्क यूट्यूब पे हमारा ये कोर्स चल रहा है मध्य प्रदेश लाइनमैन का। तो आपको समझ में आया होगा चेतावनी चिन्ह को किस प्रकार से दर्शाते हैं। त्रिभुज में वैसे ही होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है, जिसको हम वृत्त में दर्शाते हैं और इसमें किसी भी सिंबल को ना करने का किया जाता है। जैसे सिगरेट नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करना है आपको, ये सारी मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है। तो ऐसी जगह पर निषेधात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो अब आग को बुझाने के लिए पानी में किसका उपयोग नहीं कर सकते। तो क्लास ए में किसको रखा गया है? तो क्लास ए में रखा गया है कपड़ा लकड़ी, इनमें लगी आग को। क्लास बी में रखा गया है पेट्रोल डीजल में। तो बी तो ठीक है, बी, पर ए नहीं कि कपड़े में लगी आग, लकड़ी में लगी आग, उसको पानी से बुझाते हैं। ए और डी, तो ए आ गया तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया है। बी और डी, डी को हम इलेक्ट्रिसिटी में भी रखते हैं और मेटल में लगी आग। यानी जो आप एनसीईआरटी की कुछ बुक देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी रखा गया है और मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम, इनमें लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डी फायर का। तो बी और डी में हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पोटेशियम को हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो उसमें आग लग जाती है। तो और बी पेट्रोल में को भी, और हम मेटल को भी हम नहीं बुझा सकते पानी से। तो आपको क्लियर होगा। ये भी हमने सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। तो अभी क्लियर सी बात है, हमको पानी वाला तो हम करना ही है। तो सबसे पहले जो भी बिजली वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कुछ केमिकल भरा रहता है। एक तो ड्राई पाउडर भरा रहता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक गैस होती है, उस गैस को बोलते हैं हेलोन। अब हेलोन होता क्या है पहले तो मैं बता देता हूं। हेलोन, अब हेलोन होता क्या है? तो हेलोन दो गैसों का मिश्रण होता है, CTC जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी दोनों गैसों का मिश्रण होता है। जो हेलोन गैस होती है उनमें ये भरा होता है। तो बिजली में किस कारण लगी आग को बुझाने का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पाउडर का कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो फॉर्म का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से। अगला है हमारा, रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम रेत से भरी जो बाल्टियां होती है वो हम पेट्रोल पंप पर भी देखते हैं, है ना, उसमें भी भरी हुई रहती है। तो हम उसको भी बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर जो इलेक्ट्रिसिटी को भी बुझाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी ऑप्शन में था। तो और LPG, तो LPG गैस को तो इससे नहीं बुझा सकते। पेट्रोल और डीजल ऑप्शन में होने के कारण ये दोनों चीज़ों में हम किसका यूज़ करेंगे? फिर बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला होता है हमारा, विद्युत के तारों को इंसुलेशन हटाने के लिए किस प्रकार का प्लायर का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के प्लायर होते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर होता है जिसका काम होता है वायर को कट करना, छिलना और इंसुलेशन उतारना। वैसे होता है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर जो होता है ना, उसका यूज होता है इंसुलेशन, यानी ऊपर का जो रबड़ हटाते हैं ना मन वायर का, उसमें जो प्लायर यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। उसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण कट प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर का यूज हम राउंड लेने के लिए करते हैं। राउंड नोज प्लायर, इसको वायर को हम एक तरह से राउंड देने के लिए यूज करते हैं।
एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब कुछ हमने हमारी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। तो आपने अभी तक यूट्यूब पे क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देखें, सारी क्लासेस को देखो, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो एक कूलाम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम के बराबर होता है। ये मैंने डिस्क्राइब भी करा था किस प्रकार से हमारी जो क्लास चल रही है उसमें किस प्रकार से होता है। ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा इसमें से, तो फर्स्ट है क्या 6.242, हाँ यानी 25 के बराबर, पर 10⁻16 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी 6.242 10⁻17, 18 वाला देखते हैं, हाँ ये रहा 6.242 इंटू 10⁻18, 10 की पावर 18 होता है। क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में, आपको ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम चार्ज होता है। आपको ध्यान रखना ये सारी चीजें। अगला है हमारा किस श्रेणी के, यानी इस टाइप के जो श्रेणी होती है उस इंसुलेटर के अधिकतम प्रचलन का तापमान कितना होता है। मैंने पूरे आपको नोट्स में पूरा मैंने चार्ट बनाया था, ए बी ई कौन सी क्लास में कौन सा यूज होता है, कौन सा इंसुलेटर कितना टेम्परेचर पे होता है। तो जो ई टाइप का इंसुलेटर होता है वो कितना पे होता है 120। तो आपको ये याद रखना है वाई ए ई बी एफ सी और एच। वाई जो होता है वो 90 डिग्री तक इंसुलेटिंग, ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में। ए जो होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ होता है 155 डिग्री सेल्सियस, सी होता है एच होता है और आखिरी होता है सी 180 डिग्री सेल्सियस एच, और सी जो होता है वो 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक में रखा गया है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक यूनिट लंबाई चालक को 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। यानी ये पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। तो I बराबर होता है Q/T। Q होता है चार्ज, तो यह चार्ज कितना है 2, T सेकंड कितना है 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो 1 एम्पीयर करंट आएगा। अगला हमारा होता है विद्युत जोड़ों को बढ़ाने के लिए उन्हें सोल्डर किया जाता है, तो उनमें क्या बढ़ाते हैं हम, उसकी सामर्थ्य शक्ति नहीं, सामर्थ्य शक्ति तो बढ़ाने के लिए हम सोल्डरिंग नहीं करते। तन्यता यानी खिंचाव नहीं, ये भी नहीं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ाते, क्या करंट को रोकना है नहीं, हम चलाते चालकता कि भाई यदि वायर टूट गया है, मान लो कहीं से ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब उसमें करंट पास नहीं होगा, तो उनको हम कनेक्शन करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं कि करंट आसानी से उसमें पास हो। विद्युत संयोजन में सोल्डरिंग जोड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनकी क्षमता बढ़ाना नहीं, टेम्पिंग की आवश्यकता से बचाना नहीं, बेहतर विद्युत संपर्क लाना, यानी हमको अच्छा संपर्क करना, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा करंट उसमें फ्लो हो जाए कि कहीं रेजिस्टेंस उसका विरोध न करे, तो उसी के हम क्या करते हैं सोल्डरिंग करते हैं। मैं आपको और बता दें सोल्डरिंग 2 प्रकार की होती है, एक कठोर सोल्डरिंग होती है, एक नर्म सोल्डरिंग होती है। जो कठोर सोल्डरिंग होती है उसमें 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, और नर्म जो सोल्डरिंग होती है वो कितनी होती है 450 डिग्री से नीचे पे की जाती है। विद्युत में हम यही वाला यूज करते हैं नर्म सोल्डरिंग, और हार्ड सोल्डरिंग हम जो बर्तन पे सोल्डरिंग होती है उसके लिए यूज करते हैं। सोल्डरिंग जो आयरन बना यूज करते हैं वो टीन, और सोल्डर वायर जो यूज करते हैं हम टीन और लेड वाला करते हैं, जो टीन और लेड का बना होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 40% टीन और लेड वाले सोल्डर का गलनांक कितना होता है। ये अभी मैं वही बात कर रहा था, उसकी काय का बना होता है सोल्डर वायर। तो जो सोल्डरिंग वायर होता है वो टीन और लेड का बना होता है, जिसमें टीन कितना परसेंटेज होता है 60% और लेड कितना होता है 40%। अब टीन और लेड कितना परसेंट होता है 60 और ऐसा होता है 40%। अब ये इसको बोलते हैं, ये जो सोल्डरिंग होती है ये इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग होती है। जो सोल्डर वायर होता है जो यूज होता है वो 60 + 40, जिसमें टीन 60 हो और लेड 40, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग। इसका जो टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग, एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 4 क्वेश्चन सीखना है कि इससे क्या रिलेटेड अगले क्वेश्चन क्या आ जाता है। तो एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग। यदि आपको आए कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में टीन और लेड का प्रतिशत क्या होता है, तो यहाँ जो टीन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में वो 63 होता है, और जो लेड होता है वो 37% होता है। तो आपको ये क्लियर होगा टीन और लेड का।
और इसका टेम्परेचर कितना डिग्री होता है सोल्डर का, तो 183 डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग जो होते हैं 130 डिग्री टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिकल का कितना होता है 185 डिग्री सेल्सियस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है हमारी, ओम। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। कूलाम किसकी इकाई है, जो चार्ज की, यानी आवेश की जो इकाई होती है, हम कह सकते हैं कि जो आवेश की इकाई होती है वो क्या होती है हमारी, कूलाम। मोह किसकी होती है, तो चालकता की। जो चालकता होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्टिविटी, उसकी इकाई क्या होती है, मोह। ओम मीटर किसकी होती है, तो ओम मीटर हमारी होती है विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, या तो एक और नाम है इसका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक क्वेश्चन है कि 15 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इस प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.428 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने अभी कल ही ये मेरे जो लेक्चर है यूट्यूब पर, उसमें ये क्वेश्चन कराया कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से कितने डिग्री पर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो तापमान गुणांक किस प्रकार, तो इसका फार्मूला होता है RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फा टी। तो इस फार्मूले जैसे RT, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, तो यहाँ पे 0 डिग्री का ये ज्ञात करना प्रतिरोध, तो हमको ये ज्ञात करना है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है 15 डिग्री पर, तो 15 डिग्री पर कितना ओम है रेजिस्टेंस, तो 100 ओम है। 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, तो ज्ञात करना है 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या होता है, तापमान गुणांक 0.00428 इंटू टी कितना है, तो टी है हमारा 15 डिग्री। अब बस इसको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है, आपको R0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो आंसर आएगा 93.96। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक मान का क्या होगा। यानी आपको हीट, तो आपको हीट का स्केल पर पहले फार्मूला आना चाहिए। तो हीट बराबर होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक चालक में ऊष्मा उत्पन्न करनी है, तो प्रारंभिक मान के कितने गुना हो जाए, 16 गुना, यानी हीट कितनी टाइम हो जाए, 416 टाइम हो जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो आपको पता होगा धारा यानी ये कांस्टेंट है, तो करंट, तो आपको 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। या आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आई स्क्वायर, और आई को जब रूट लोगे स्क्वायर हटाओगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर में जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो आपको हर रेजिस्टेंस का मान देखो क्या होगा। तो 4 रेजिस्टेंस है, तो हम पहले लेके चेक करते हैं। यदि एक रेजिस्टेंस का मान 4R है मान लीजिए, तो 4R प्लस 4R, ये समांतर का सूत्र हो जाएगा 1/R इक्वल 1/R1। अब इसको जब एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा, 4/4R, और इधर चलेगा R, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/1/R। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4R। आपको समांतर का सूत्र नहीं पता है तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डैश हो जाएगा। अगला है हमारा एम्पियर प्रति मीटर किसकी इकाई है। तो एम्पियर जो प्रति मीटर इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, कि एक चुंबक का जो क्षेत्र है उसमें कितना वो पावर जनरेट कर रही है, तो ये होता है एम्पियर प्रति मीटर। यानी आपने उसमें कितना करंट दिया, और करंट देने पे उस वायर को जो हमने लपेटा वो कितना मीटर है, यानी कितना एरिया कवर करा उसने। धारिता, तो अगला हमारा है धारिता। धारिता की इकाई क्या होती है तो पता होना चाहिए, जो फेराड होती है वो किसकी इकाई होती है, धारिता की। ईएमएफ विद्युत वाहक बल किसकी इकाई है, वोल्ट की। चुंबकीय फ्लक्स को हम इकाई में नापते हैं वेबर में। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इकाई किसकी है, तो आप देख लीजिएगा। अगला होता है सिंगल फेज सर्किट का इस्तेमाल होने वाली आरसीबी का अर्थ क्या है। तो आरसीबी का अर्थ क्या होता है, एक्चुअली आरसीसीबी होता है। क्या होता है, आरसीसीबी, लिखा भी आरसीसीबी है, सॉरी आरसीसीबी। इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है। यदि मान लीजिए आपने कोई कूलर है, कूलर में यदि लीकेज यानी कोई फेज वायर कट के उस लोहे की बॉडी पर टच हो रहा था, आप जैसे हाथ लगाने गए तो करंट लगता, तो ये जैसे ही आपके घर में यदि ये एमसीबी जैसे ही होता है, जैसे ही यदि आपने इसको टच करा
तो आपकी बॉडी में से करंट लीकेज होगा, तो वैसे ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। तो आरसीसीबी का काम होता है लीकेज करंट से प्रोटेक्शन करना। एक होता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, याद रखना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी यही काम करता है, पर इसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की जरूरत होती है, यानी इसमें अर्थ होना जरूरी है, पर इसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं होती है, फेज और न्यूट्रल के बीच ही लगता है, काम करेगा। तो दोनों का अर्थ क्लियर हो गया। निम्नलिखित आकृति किसको दर्शाती है? तो ये हमारा होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का काम क्या होता है? तो पहले तो मैं बता दूं इसकी पहचान कैसे। इसके 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 4 इंटरमीडिएट स्विच के। 2 वे स्विच जो होता है जिससे हम सीढ़ी की लाइट ऑन ऑफ करते हैं, स्टेयरकेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जीने की वायरिंग, तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। और हमारा जो 1 वे स्विच होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। तो इंटरमीडिएट में कितने टर्मिनल होते हैं? 4। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तो एक लैंप को 2 या हम कह सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा जगह से कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इंटरमीडिएट स्विच का। मोह रिले का यूज कहाँ किया जाता है? तो मोह रिले का यूज किया जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें किया जाता है, इसको हम इसका एक और नाम होता है एडमिटेंस, यानी इसका नाम एक और होता है एडमिटेंस। टेंस रिले भी कहते हैं। अब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है कितने किलोमीटर पे? 200 किलोमीटर के ऊपर की जितनी लाइन होती है उनको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। वहां पर कौन सा रिले यूज किया जाता है? मोह। अगला होता है शॉर्ट, हम इसमें पढ़ लेते हैं सारी चीजें। शॉर्ट ट्रांसमिशन में हम प्रतिक्रिया रिले यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? प्रतिक्रिया रिले। प्रतिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस रिले। ये कितना होता है? तो 80 किलोमीटर से तक की लाइन को हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगला होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है 80 से ऊपर कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक की लाइन को हम किस में रखते हैं? मीडियम। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर हम प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस रिले यूज करते हैं। कौन सा रिले यूज करते हैं? इंपीडेंस, प्रतिबाधा रिले हम इसमें यूज करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हम आपको एक एक क्वेश्चन को पूरा डीप में समझा के जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है, अगले इस बार के पेपर में आ सकता है शॉर्ट ट्रांसमिशन में कौन सा रिले यूज करते हैं या मीडियम ट्रांसमिशन में कौन सा रिले यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला होता है भारतीय घरों में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो कितनी आवृत्ति होती है? 50 हर्ट्ज। एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है? 50। और डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। हमारा 21 समझ में आया होगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है? तो प्रतिरोध का उत्क्रम होता है चालकता। जैसे प्रतिरोध का उत्क्रम, ये का मतलब ये है कि इसका उल्टा कौन है? प्रतिरोध क्या करता है? करंट को रोकता है, पर जो चालक होता है वो करंट को जाने देता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एडमिटेंस का उल्टा कौन होता है? तो एडमिटेंस का उल्टा होता है इम्पीडेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा। इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। ससेप्टेंस का उल्टा क्या होता है? रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिघात। एक शुद्ध धारितीय सर्किट में धारा, वोल्टेज और शक्ति गुणांक क्या होता है? तो पहले मैं आपको बताता पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का सूत्र होता है हमारा वोल्टेज इंटू करंट कॉस थीटा। अब ये होता है हमारा कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। तो उसमें जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से कितने डिग्री आगे होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? आगे होता है। तो यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू रखोगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो धारा वोल्टेज से कितने आगे होती है और पावर फैक्टर क्या होता है? 0। यदि यहाँ पर बोल देता कि इंडक्टिव सर्किट, पेरिये सर्किट में क्या होता है? तो पेरिये सर्किट में क्या होता है? जो करंट होता है वो वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे होता है? 90 डिग्री पीछे होता है। और वही पावर फैक्टर क्या होगा? 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेगर सामान्यतः किससे नापा जाता है? तो मेगर से हम उच्च प्रतिरोध नापते हैं। बाकी निम्न प्रतिरोध हम किससे नाप लेते हैं? मल्टीमीटर, इनका यूज करके भी कर सकते हैं। अति चालक में ऊर्जा बेन अंतराल क्या होता है? मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको, जो हमारा कुचालक वाला चैप्टर है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उसमें पूरी एक टेबल बनाई है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो ऊर्जा बैंड होता है, सबसे पहले समझ लो, एक दो बैंड होते हैं। एक को बोलते हैं हम वैलेंसी बैंड, संवहन बैंड, एक को बोलते हैं चालन बैंड, जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इनके बीच की जो गैप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाते हैं, इसको ही, इस गैप को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो चालक जितने होते हैं, चालक में ऊर्जा अंतराल 0 होता है, यानी गैप होती नहीं है, डायरेक्ट इससे पूरा फील होता है। यानी चालन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं। पर जो कुचालक होता है, कुचालक में बहुत दूर होते हैं, तो उनका कितना ऊर्जा बैंड कितना होता है? 5 इलेक्ट्रिकल वोल्ट से ज्यादा होता है। और अर्धचालक का कितना है? तो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 1 EV होता है।
तो अतिचालक का क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। निम्न में से कौन सी अशुद्धता त्रिसंयोजक, निम्न में कौन सा अशुद्ध त्रिसंयोजक अशुद्धता है, यानी जो अर्धचालक कौन सा है जिसमें त्रिसंयोजक अशुद्धता मिलाई जाती है। तो दो टाइप के अर्धचालक होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, और एन टाइप के अर्धचालक में कितना संयोजक अशुद्धता मिलाई जाती है, 5। तो जो पी टाइप के होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये बोरान हो गया, ये कौन से होते हैं हमारे पी टाइप के। तो आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगल फेज 3 तार में न्यूट्रल संयोजन किस रंग का यूज किया जाता है। तो आपका जो RYB यानी 3 फेज है उसमें न्यूट्रल कौन सा यूज किया जाता है। तो 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। जो हमारा न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर का यूज किया जाता है, काले रंग से। जेनर डायोड किसके अंतर्गत संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जेनर डायोड ये का यूज किया जाता है रिवर्स बायस के तौर पे, यानी पीछे के तौर पे किया जाता है, यानी ये रिवर्स बायस में यूज करता है। और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, जो हम रेगुलेटर होता है फैन का, उसके लिए काम करता है। इसका जो सिंबल होता है तो मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डायोड की शक्ति संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एलईडी का यूज किया जाता है हम पावर के रूप में। तो मैं पहले इनके डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। तो एलईडी का सिंबल किस टाइप से बनता है, तो एलईडी डायोड का सिंबल इस टाइप से बनता है कि बाहर की तरफ लाइट जा रही है। फोटो डायोड, तो फोटो डायोड का सिंबल किस तरह से बनता है, तो फोटो डायोड का बनता है एलईडी का बिल्कुल अपोजिट, यानी ये अंदर की तरफ बताता है फोटो डायोड। जेनर डायोड, तो अभी जेनर डायोड का बताया था कि ये रिवर्स बायस काम करता है। ये वेरेक्टर डायोड को कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं, ये वेरेक्टर डायोड का। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम आपको पूरा डीप में समझा रहे हैं। तो यदि तक आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और हमारी अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली है, तो उस पर जाकर आप चेक करिए और देखिए, उन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।